चलिए, तो आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट और आज हम लोग इसी पर बातें करेंगे, मोल कंसेप्ट पर। तो मोल कंसेप्ट समझने के पहले सबसे फर्स्ट आप लोग को ये समझना होगा कि आखिर मोल कंसेप्ट आया कहाँ से, मोल कंसेप्ट के पीछे बेसिक क्या है, ये सारी चीज़ों को हमें पहले समझना होगा और तब उसके बाद ये सारा कंसेप्ट समझने के बाद मैं आपको मोल कंसेप्ट पर बेस्ड ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इस कंसेप्ट को समझें और उसके बाद है ट्रिक्स जो मैं बताता हूँ उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से मोल कंसेप्ट पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन को आप बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल कंसेप्ट सबसे फर्स्ट है समझने के लिए हम एक रियल लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से आप लोग को मोल कंसेप्ट का बेसिक ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ 3 आइडेंटिकल ग्लासेस ले रहा हूँ। मैंने यहाँ 3 आइडेंटिकल ग्लास ले लिया। ये इस टाइप का 3 ग्लासेस हो गए। अब एक ग्लास में हमने कुछ मार्बल्स के बॉल यहाँ हमने रख दिया। ठीक है, मार्बल्स के कई छोटे छोटे बॉल्स हमने यहाँ रख दिया। इस वाले ग्लास में व्हीट ग्रेन हमने रख दिया। व्हीट ग्रेन या आप राइस ग्रेन भी आप समझ सकते हैं, पैडी या कुछ भी, यानी कोई ग्रेन हमने रख दिया। ग्रेन, राइस ग्रेन, व्हीट ग्रेन या कुछ भी ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए। ठीक है, तो ये व्हीट ग्रेन हमने रख दिया। इसमें मार्बल बॉल है और यहाँ व्हीट ग्रेन है और इसमें हमने मिल्क रख लिया। ये मिल्क, ये मिल्क हो गया। ये मार्बल बॉल है, यहाँ व्हीट ग्रेन है और ये मिल्क है। तो अगर हमें इसके क्वांटिटी को बताना होता है, क्वांटिटी या जो भी कह लीजिए, तो हम क्या इसमें काउंटिंग यूज़ करते हैं। काउंटिंग यानी नंबर। इसमें कितने मार्बल बॉल्स हैं तो यहाँ हमें कंसर्न होता है नंबर से, नंबर ऑफ बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ व्हीट ग्रेन है तो यहाँ हमें क्या चीज़ से कंसर्न रहता है, इसके मास से। मास से व्हीट ग्रेन को डेफिनेटली हम तो काउंट करके नहीं बता सकते हैं कि कितना व्हीट ग्रेन होगा, यहाँ तक कि हम इसका वॉल्यूम भी नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ हमें मास से मतलब होता है, मास, और यहाँ हमें मतलब होता है वॉल्यूम से। वॉल्यूम से हमें कभी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मार्बल बॉल के मास को निकालें या मार्बल के बॉल का वॉल्यूम निकालें। हम बस इसके नंबर को काउंट कर देते हैं, आंसर हो जाता है। सेम वैसे ही व्हीट ग्रेन को कभी हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मास से काम चल जाता है। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम। अब अगर हमारे पास इस तरह का ये नंबर ऑफ बॉल्स है तो इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो आखिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास से क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है? फिर मास का वॉल्यूम से क्या रिलेशन है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? तो यहाँ ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि सबके सब अलग अलग क्वांटिटी है और हमें कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसकी कि इसको मास से, मार्बल बॉल के मास को मार्बल बॉल के नंबर से या इसके वॉल्यूम से कोरिलेट करें। ठीक वैसे ही यहाँ हमें कभी इस बात की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है कि व्हीट ग्रेन के मास को इसके वॉल्यूम से या फिर इसके काउंटिंग नंबर से रिलेट करें।
या इसके बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह से वॉल्यूम में, तो यहाँ मिल्क के कितने मॉलिक्यूल हैं, उसका नंबर, वॉल्यूम और इसके मास, ये तीनों से किसी भी तरह का कोई रिलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए हमने कभी इन सब पर कंसीडर नहीं किया। अब सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक किसी तरह से एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम हमने ले लिया, तो डेफिनेटली ये सोडियम क्या है, सॉलिड है, तो हम इसका मास हमें पता होगा, मास, ठीक है, सोडियम का मास। अब उसके बाद है हमने यहाँ क्लोरीन, ये गैस फॉर्म में होगा, तो इसका वॉल्यूम ही हमें पता होगा, और ये कंबाइन करके यहाँ से सोडियम क्लोराइड, सपोज कर लीजिए कि यहाँ सोडियम क्लोराइड बना, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे, वो बाद में, ये बात की बात है, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, जो कॉमन सॉल्ट होता है खाने के लिए, जो हम लोग यूज़ करते हैं किचन में, बस वही है ये कॉमन सॉल्ट। तो ये सॉलिड स्टेट में है, तो यहाँ हमें मास लिखना होगा। अब इसी केमिकल रिएक्शन में हमें इसके मास का इसके वॉल्यूम से रिलेशन निकालना होगा, ठीक है, और फिर इसके वॉल्यूम का इसके मास से रिलेशन निकालना होगा। तो यानी मास और वॉल्यूम में हमें किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। अब अगर हम ऐसा भी करें कि हो सकता है यहाँ अगर हम सोडियम एटम्स हैं तो इसके एटम्स को तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ सपोज कर लीजिए कि यहाँ ये लिखा हुआ है 2, तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम के 2 एटम्स। तो कहीं ना कहीं कोई एक अगर हम सैंपल लेंगे तो उसमें सोडियम के कई सारे एटम्स होंगे, यानी पार्टिकल्स, नंबर हो गया। फिर उस नंबर का इसके वॉल्यूम से रिलेट करना होगा, और इस वॉल्यूम को इसके मास के। तो हमें किसी न किसी तरह से मास, वॉल्यूम और नंबर, ये तीनों को एक दूसरे से रिलेट करना होगा, और इसी रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ मोल कंसेप्ट में स्टडी करते हैं। वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मास एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, यहाँ समझ गए। अब इसके लिए हम एक एटम लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कार्बन एटम लेते हैं, ठीक है, कार्बन एटम हमने ले लिया, एटम। अब कार्बन एटम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट सेल हुआ, और यहाँ सेकेंड सेल हो गया। तो कार्बन में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल पर रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो यहाँ 2 हो गया, और इस पे 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब अगर हमें इस कार्बन एटम, चूंकि कार्बन में कई सारे, कार्बन के एक सैंपल में कई अलग तरह के एटम्स होते हैं जिसको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं, तो यहाँ हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्बन 12 एटम, यहाँ 12 का मतलब है कि ये कार्बन के आइसोटोप्स में 12 लिखने का मतलब है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो कार्बन 12 हो गए। दूसरे आइसोटोप्स में ये प्रोटॉन तो सेम रहेगा, न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कार्बन 12 लिखने का मतलब हुआ 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो मास क्या होता है, तो मास निकालने के लिए हमें एक प्रोटॉन का मास लेना होगा। तो प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10 टू द पावर
10⁻⁻27। अगर हम केजी में निकालते हैं तो ये लिखना होगा, और अगर हमें इसी को ग्राम में चेंज कर देना होगा तो बस यहाँ 4 कर देंगे, यहाँ -24 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने ले लिया। उसके बाद इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन, चलिए यहाँ साइड में लिखते हैं इसको, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमने ले लिया। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो गया। मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब आप देखिएगा कि इसको ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो इस चीज़ को हम सेम बोल देते हैं, ठीक है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन करीब करीब इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ बस माइन्यूट सा फर्क होता है, तो इसकी वजह से एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, याद रखिए। हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस दोनों को इक्वल ले लेते हैं। अब उसके बाद है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg होगा, और इसी को अगर हम ऐसे लिख देंगे तो यहाँ 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम मास ऑफ वन C12 एटम काउंट करना चाह रहे हैं, तो अब आप देखिए कि इसमें 6 प्रोटॉन हम लेंगे, 6 न्यूट्रॉन लेंगे, तो क्या सर 6 इलेक्ट्रॉन भी लेना होगा? तो दरअसल क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास, ये इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1/, इसको अगर हम राउंड फिगर में ले ले तो इतना, तो 1/, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1837 टाइम्स लेसर होता है इलेक्ट्रॉन का मास, किससे? प्रोटॉन से। तो इसके मास को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जब हम टोटल होल एक एटम का मास अगर हम काउंट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं किया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और रदरफोर्ड साहब ने भी ये बताया था कि किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स हैं उसी पार्टिकल्स के मास को हम कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम हटा देते हैं, और अब देखिए तो इसमें 6 मास ऑफ प्रोटॉन हो गए प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। इस दोनों के मास को हम इक्वल ले लेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 मास ऑफ 6 और 6 12 मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों मास इक्वल होता है। अब 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 1 मास ऑफ 1 C12 एटम हो गया, ठीक है। इसका मास हो गया। अब आप हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, तो देयरफॉर 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम क्या होगा? एटम इज इक्वल टू, तो यहाँ 1/12 लिखा है तो यहाँ भी हमें 1/12 लिखना होगा, और यहाँ 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 लिखेंगे ग्राम। ये 12 से ये 12 कैंसिल। तो आपने ये गौर किया होगा कि ये दरअसल मास मेरा क्या चीज़ आया, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। दिस मास इज कॉल्ड 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यही हुआ 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो देयरफॉर 1 AMU इज इक्वल टू 1/12
मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यही हुआ 1 AMU। और ठीक है, तो आप लोगों ने 1 AMU का अब तक डिफिनेशन समझ लिया। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU मेरा आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कि हमने अभी निकाला था कि एक एटम का 1 C12 एटम मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 C12 एटम। यहाँ हमने लिखा था 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये अभी जस्ट इससे पहले लिखा था मास ऑफ। तो अगर हमें मास निकालना होगा, मास ऑफ, सपोज कर लीजिए कि एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। C12 एटम का मास अगर हम निकालना चाह रहे हैं, इतना एटम है। देखते हैं क्या आता है। एटम इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 इंटू दिस वन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि इसमें टाइम लगेगा तो हम कैलकुलेट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो ये करीब करीब आ जाएगा 1.007 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.077 आएगा इतना ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नियरली 12 ग्राम के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, C एटम, कार्बन एटम, C एटम इज इक्वल टू, तो इसी चीज को, ये एक काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये मोल हो, इसी को हम मोल बोलते हैं। मोल, ये मोल हो गया। ठीक है, ये काउंटिंग यूनिट है। ये आगे चल के हम और बताएंगे, इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। तो ये जस्ट हमने क्या किया कि एक, अभी आप लोग को समझने के लिए एक हमने नंबर ले लिया। तो इस नंबर का, इतना एटम का अगर हम मास निकालते हैं तो एग्जैक्टली वही आता है जो इसका एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में इसका रिलेटिव मास था, और यहाँ वहाँ रिलेटिव मास था और यहाँ ग्राम में आ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं मोलर मास। क्यों? क्योंकि ये एक मोल का मास है, तो इसको हम कहेंगे मोलर मास। ये मोलर मास हो गया। ठीक है, ये 1 मोल का अगर किसी भी का मास अगर हम ग्राम में आ जाता है तो उसी को मोलर मास बोला जाता है। ठीक है, तो आपने ये अब समझ लिया कि मास, ये यहाँ मास हो गया, ये ग्राम है तो ये मास, और ये क्या है? पार्टिकल्स। तो मास और पार्टिकल्स में क्या रिलेशन आया, ये हमें अब तक मिल चुका है। ठीक है, याद रखिए कि जो हमने एक स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था कि एक ग्लास में मार्बल बॉल थे, तो उसका नंबर हमें पता था। ठीक है, उसके बाद हम ये चाह रहे थे कि उसका मास हमें पता चल जाए। तो नंबर और मास में किस तरह से रिलेशन है, ये हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। तो इसको हम साइड में लिख देते हैं। साइड में क्या है कि 6.022 मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम
एटम्स इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास, ये मेरा एक रिलेशन आ गया, ये हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो मास यानी इतने पार्टिकल्स का किसी भी एटम के लिए अगर हम मास लेंगे तो वो उसके मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास इज नथिंग बट द मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, और इसी को हम अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक वैसे ही जैसे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और 16 एएमयू के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, और उसी को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये उसका मोलर मास होगा। ठीक वैसे ही ये तो एटम हुआ, तो एटॉमिक मास, अगर किसी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास को अगर हाँ, ये मोलर मास को एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास भी बोला जाता है, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास भी इसको बोला जाता है, या मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, तो एटम का अगर मास है तो यहाँ ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे, अगर ये मॉलिक्यूल का है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं कि मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, बस मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, और तब उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन मैं बता रहा हूं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस H2, जिसको हम लोग हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, ये ऐसे लिखेंगे तो हाइड्रोजन गैस हो गया, और ऐसे लिखेंगे तो हाइड्रोजन एटम हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी ये पहले फाइंड आउट किया गया। तो हाइड्रोजन का डेंसिटी, हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी ATP पर, तो हम यहाँ लिखते हैं डेंसिटी ऑफ, देखिएगा इससे हम क्या कर रहे हैं कि मास का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ मैं निकालने जा रहा हूँ। तो डेंसिटी से ही हमें आगे अप्रोच करना होगा। डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर हो गया, अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में बोले तो 0 डिग्री, या नहीं तो अगर केल्विन में बोले तो 273 केल्विन, और प्रेशर हो जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट ATP इज इक्वल टू होता है 0.9 ग्राम पर ml, ये होता है। ये डेंसिटी निकाला गया। ठीक है, ये डेंसिटी निकाल लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, यहां देखिएगा यहीं से आएगा, मास ऑफ या वॉल्यूम ऑफ, हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 0.00009, वॉल्यूम ऑफ 0.0009 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रिलेशन कुछ आ रहा है, इधर मास है और इधर वॉल्यूम है, तो मास और वॉल्यूम में रिलेशन आ रहा है। तो बस हम सिंपल यूनिटरी मेथड से अप्रोच कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के लिए हम ले रहे हैं हाइड्रोजन, तो चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हाइड्रोजन, इतना ग्राम ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 1 ml हो गया। ग्राम ऑफ H2 गैस इज इक्वल टू 1 बाई 0.00009 ml, ये मेरा वॉल्यूम निकल गया।
ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ यहाँ ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ, अब H2 गैस का हमें मॉलिक्यूलर मास चाहिए, यहाँ 1 ग्राम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2.0, H2 का, H का नहीं, H2 का ये मॉलिक्यूल है 2.016 ग्राम होता है, ठीक है। और इसी को आपको बताए हैं कि जब मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, तो यहाँ चूंकि मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर हम वेट लेंगे, तो इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट लिया और इसको हमने किस में एक्सप्रेस किया, ग्राम में। तो जब मॉलिक्यूलर वेट को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ग्राम मॉलिक्यूलर, ये मोल नहीं है, मॉलिक्यूलर मास हो गया किसका, H2 का, ठीक है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये है, चलिए ठीक है, इज इक्वल टू 2.016 ये ml हो गया, ml। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 22400 ml। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना ml के आसपास आ जाएगा। अब हमें इसको लीटर में, तो आप जानते हैं कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, तो बस इसको कुछ नहीं करना है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो इज इक्वल टू 22.4 लीटर आ गया। तो अब यहाँ देखिए इधर क्या था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऑफ H2, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये तो हमने H2 के लिए निकाला है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे गैस के लिए या किसी दूसरे लिक्विड के लिए अगर हम निकालते हैं तो मे भी हो सकता है डिफर हो जाएगा सर, ठीक है। आपने तो सिर्फ H2 को निकाल करके दिखा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, तो इसी में अब जंप कर जाते हैं एवोगाड्रो साहब। तो एवोगाड्रो साहब ने ये बताया था कि अगर वॉल्यूम इक्वल रहे एसटीपी पर, एसटीपी यहाँ हमने लिखा था, तो एसटीपी पर सेम वॉल्यूम के कोई भी गैस होते हैं उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस है तो उसका इक्वल वॉल्यूम, और हाइड्रोजन गैस का भी इक्वल वॉल्यूम ले लीजिए। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ कार्बन के भी 22.4 लीटर हमने वॉल्यूम ले लिया और हाइड्रोजन के भी 22.4 लीटर वॉल्यूम ले लिए, तो इक्वल वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और हाइड्रोजन गैस में भी उतना ही इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यानी दोनों में मॉलिक्यूल सेम होंगे, ठीक है। और वो कितना आ रहा है पता है, वो आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल के मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इस ग्राम मॉलिक्यूलर मास का वॉल्यूम आ गया इतना। तो अब आपने ये देखा कि यहाँ से अगर हम चाहते तो ये डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे, लेकिन हमने बताया कि आखिर ये 22.4 लीटर आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए, तो ये हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिलेटेड हो गया मास से, और मास रिलेटेड हो गया वॉल्यूम से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इज इक्वल टू, यहाँ मोलर मास था तो यहाँ 22.4 लीटर वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दो रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए
बस यही रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये सारा चीज़ किया। तो इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1 मोल, ये 1 मोल हो गया, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट, क्योंकि इसका यूनिट और सबका अलग अलग होगा तो इसलिए हम इक्वल टू साइन नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ इक्विवेलेंट है क्योंकि ये काउंटिंग है, नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब अगर ये मॉलिक्यूल होगा तो यहाँ मॉलिक्यूल लिख देंगे, ठीक है। ये तो पार्टिकल्स हो गया, इज इक्वल टू 1 ग्राम मोल, या मोलर मास भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलर मास लिख दीजिए, मोलर मास, और इस वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो मोलर मास लिखिए, या नहीं तो ग्राम एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास इक्विवेलेंट होगा 22.4 लीटर। तो कहीं कहीं लीटर में दिया रहेगा, कहीं सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा, या डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब में भी दिया रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है, वो एक दूसरे से कन्वर्टिबल है। तो ये मेरा रिलेशन फाइनली आ गया। अब मैक्सिमम बुक में और इवन कई सारे लोग भी बोलते हैं कि फॉर्मूला को रट लीजिए। नहीं, मैं फॉर्मूला रटने की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा और उससे फॉर्मूला, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी अब हमारी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वो ट्रिक क्या है। तो दरअसल क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये भी मोल से रिलेटेड है, मास किसी भी एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास ये भी मोल से रिलेटेड है, और ये हुआ वॉल्यूम, ये भी मोल से रिलेटेड है। यानी ये 3 पैरामीटर्स मोल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने यहां एक मोल लिख लिया, मोल हो गया, ठीक है, ये मोल हो गया। अगर हम यूनिट में लिखेंगे तो MOL होता है, और वर्ड में लिखेंगे इसको तो MOLE होता है, ये हो गया। अब इस मोल से रिलेटेड है क्या, पार्टिकल्स हो गया। तो पार्टिकल्स का मतलब या तो होगा एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यहां हम एटम ही लिख सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल। ये एक चीज हो गया। उसके बाद यहां देखिए, यहां मास है, ये हो गया, और यहां वॉल्यूम है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मोल से ही ये तीनों रिलेटेड है। अब इस मोल से रिलेटेड है तो इस मोल को घर समझ लीजिए, ठीक है। ये ट्रिक्स बता रहे हैं हम आपको, ये मोल को घर समझ लीजिए, ठीक है। अब आप ये बात जानते ही हैं, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ को इंक्रीज हमें करवाना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर किसी नंबर को हमें इंक्रीज करना होगा तो उसमें हम और प्लस करते चले जाएंगे, या किसी दूसरे नंबर से उसमें हम और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में किसी नंबर को इंक्रीज करवाने के लिए हमारे पास यही 2 ऑपरेटर हैं, और अगर उस नंबर को डिक्रीज करना होगा तो उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, या उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज अगर हमें करना होगा तो माइनस यानी सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हम करेंगे। तो यहां हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन को हटा देते हैं, ठीक है। अब याद हो जाएगा आपको कि अगर किसी नंबर को इंक्रीज करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और डिक्रीज करना होगा किसी नंबर को तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही याद रहता है आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गया। इसको मैंने बताया आपको कि इसको आपको घर समझ लेना है। अब यहाँ घर से आप दूर जाएंगे तो डेफिनेटली डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। घर से आप दूर जा रहे हैं, ये घर है, यहाँ से घर से आपका डेस्टिनेशन है वो दूर जा रहा है तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा।
तो इंक्रीज करने के लिए आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और जब वापस अपने घर के तरफ आएंगे तो डिस्टेंस, जैसे यहां से आप चलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, डिवीजन करना है, ठीक है। तो यहां से अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम वापस की तरफ आते हैं तो क्या करना होगा, डिवीजन, ठीक है। ये समझ में आ गया। ठीक यहां घर है, यहां से आप अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो हम एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, यहाँ से ऐसे, तो ये दूर जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, और अगर वापस आ रहे हैं ऐसे तो डिवीजन, ठीक है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ भी अगर यहाँ से अवे जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन, और वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, डिवीजन। ये तो याद हो गया, इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये घर है, घर से अवे जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो मैथमेटिक्स में इंक्रीज करने के लिए आपको हम बताए हैं कि आपको उस नंबर को, कोई भी नंबर हो, नंबर हम आगे बताएंगे, मल्टीप्लाई कर देना होगा, और वापस आएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे हम डिवाइड करेंगे, ये भी तो बताइए। चलिए तो यहाँ आपको कुछ एक नंबर है वॉल्यूम, तो इसको 22.4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जब वापस जाएंगे तो डिवाइड करना है। इसको क्या, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए, ग्राम एटॉमिक मास, G फॉर ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। और इसको किससे, तो इसको आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो कैसे सर याद रहेगा ये, तो ये देखिए, ये क्या है, एटम्स है, इतना एटम्स, तो ये ग्राम एटॉमिक मास है, तो मास है, तो यहाँ देखिए मास है, तो ये भी मास से रिलेटेड है। ये क्या है, लीटर है, यानी वॉल्यूम है, तो बस इससे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको किसी भी तरह के कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या सर, इसको हमें पहले फिगर ड्रॉ करना होगा तब जा करके क्वेश्चन सॉल्व होगा? नहीं, आपको ड्रॉ नहीं करना होगा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए वो मेथड बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ फिगर मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ये आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं इससे आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, जैसे अगर हम ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। चलिए तो यहीं लिख देते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल and atoms of oxygen are present in 5.6 liter of O2 at STP, ठीक है। चलिए ये चीज़ है। अब आपको देखना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ वॉल्यूम गिवन है, लीटर देख करके ही आप पता चल जाएगा कि वॉल्यूम, तो आप हैं कहाँ पे, यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिए। ये इस क्वेश्चन को चूंकि इस डायग्राम पे फिट करना था, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिख करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब मैं यहाँ पास हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ तो है, तो क्या है, 5.6 लीटर है। तो यहाँ 5.6 लीटर हमारे पास है, 5.6 लीटर वॉल्यूम है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल, तो हमें जाना यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, तो वॉल्यूम से डायरेक्ट मॉलिक्यूल तक पहुँचने का कोई भी पाथ नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए, किसी भी तरह का पाथ मॉलिक्यूल तक पहुँचने के लिए नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या,
तो मेरे पास एक ही पाथ है, यहाँ से पहले मोल पर जाएं यानी घर जाएं और घर से फिर मॉलिक्यूल पर पहुँचे। ठीक है, तो यही मेरे पास पाथ है। तो देखिए अब सीधे डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, देखिएगा। तो यहाँ हाउ मैनी मॉलिक्यूल, पहले मॉलिक्यूल बता देते हैं उसके बाद एटम समझ लेंगे आप। ठीक है, तो मॉलिक्यूल, तो यहाँ सीधे डायरेक्ट लिखेंगे आंसर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखिए आपके पास कितना है 5.6, तो यहाँ लिखिए 5.6। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं यानी घर के तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा डिवीजन, डिस्टेंस डिक्रीज करें, कितना से डिवाइड करना है, दिस वन 22.4 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से अब जाना हमें कहाँ है, यहाँ मॉलिक्यूल, तो क्या करेंगे घर से दूर जा रहा है मल्टीप्लाई करेंगे इनटू कितना 6.022 इंटू 10⁻23, बस हो गया, दैट इज़ द आंसर। अब इसको आप कैलकुलेट करते रहिएंगे, तो कैलकुलेट इसको करेंगे तो 3.01 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, बस हो गया, दैट इज़ द आंसर, कुछ नहीं है। ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा, इसमें मेरे पास वॉल्यूम गिवन है, तो इसका मतलब मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास कितना क्या चीज़ है, कुछ तो है, यहाँ पास हूँ तो मेरे पास कुछ तो है, क्या है, तो 5.6 लीटर वॉल्यूम हमारे पास है यहाँ। अब हम पूछा जा रहा है क्या, मॉलिक्यूल कितना होगा, तो मॉलिक्यूल, तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल तक जाने के लिए हमारे पास कोई पाथ नहीं है, तो वॉल्यूम से मोल, मोल से फिर मॉलिक्यूल तक जाना होगा। तो यहाँ से देखिए 5.6 हमारे पास हैंड में है 5.6, तो 5.6 से हम मोल पर मैं पहुँचूँगा तो क्या होगा डिवीजन, कितना से 22.4 से, फिर यहाँ से मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मल्टीप्लिकेशन कितना से इतना से हो गया, और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो ये इतना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। और आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स होते हैं, तो बस नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23, बस यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 20.6 इंटू 10⁻23, यही हो गया आपका आंसर। नहीं, शायद कुछ हमने गलती कर दिया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23 ये, और इसको नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.505 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23, ये हो गया। ठीक है, सो मैं बाय मिस्टेक मैंने गलत नंबर लिख दिया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए एक और लेते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 3.01 इंटू 10⁻22 molecules ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये हमें मास फाइंड आउट करना है, मास। अब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, ये नंबर यानी मॉलिक्यूल गिवन है, तो आप हैं कहाँ पे, मॉलिक्यूल के पास हैं। आपके हाथ में क्या है अभी, हैंड में 3.01 इंटू 10⁻22, और आपको पहुँचना कहाँ है, मास फाइंड आउट करना है, मास, व्हाट इज़ मास। ठीक है, तो इस जगह पे पहुँचना है और आप हैं यहाँ पे,
लेकिन देखिए यहाँ से कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास एकमात्र पाथ है, यहाँ से मोल पर आए और मोल से फिर मास पर आए। तो डायरेक्ट आप यहाँ लिखिए मास ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, तो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल, देखिए इतना मॉलिक्यूल है, तो आपके हैंड में है, तो उसको पहले आप लिखेंगे 3.01 इंटू 10⁻22 यहाँ। उसके बाद यहाँ से आप आएंगे यहाँ मोल पे, तो क्या करेंगे, आप घर के तरफ आ रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, मीन्स डिवाइड, तो बस इसको डिवाइड करते चले जाइए, 2 इंटू 10⁻23। अब यहाँ तक तो मोल तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद आपको मास तक पहुँचना है, तो मास के लिए ग्राम एटॉमिक मास से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो बस अमोनिया का NH3 होता है, तो इसका हो गया 14 और इसका हो गया 3, ठीक है, तो 17 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास नहीं होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बस ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और जो आंसर आएगा वही आपका, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं कैलकुलेट करके इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए कि इतना मॉलिक्यूल 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल मेरे पास गिवन था, मीन्स हमारे हैंड में इतना मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल तो यही होगा। मॉलिक्यूल से है हमें मास तक पहुंचना है, तो मॉलिक्यूल से मोल तक आएंगे, मोल से दिस वन, यहाँ से आएंगे डिवीजन, यहाँ से आएंगे मल्टीप्लिकेशन, बस कोई फॉर्मूला नहीं। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक दो बार आप इस डायग्राम से प्रैक्टिस करेंगे, इसको वाई डायग्राम कहा जाता है, तो इससे प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको आसानी से निकल जाएगा और ये याद भी हो जाएगा आपको, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में या कभी भी ऐसे आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा कि वाई का ऐसे ये वाई शेप होता है, यहाँ मास हो गया, तो आप ऐसे डायरेक्ट ऐसे सिंबल बनाइए, उसके बाद यहाँ तुरंत ये मास से यहाँ आइए और उसके बाद ऐसे आपको आसानी से ये याद हो जाएगा सिंबल, वाई डायग्राम। देखिए ये वाई, अब हो सकता है कि आप मॉलिक्यूल यहाँ लिख दिए हों और वॉल्यूम यहाँ लिख दिए हों और यहाँ मास लिख दिए हों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी सीक्वेंस में लिखें, हाँ, लेकिन मोल हमेशा घर में मोल लिखना होगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ 1.5 इंटू 10⁻22 molecules of NO2 at STP, ऐसा STP, ठीक है। तो चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, अभी ये मॉलिक्यूल गिवन है, तो हम कहाँ पे हैं, यहाँ हमें पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम, यहाँ आना है, तो बस तुरंत आप निकालिए, वॉल्यूम इक्वल टू मॉलिक्यूल से मोल पर आएंगे, तो मॉलिक्यूल आपके पास कितना है, तो वो मॉलिक्यूल को लिख दीजिए, दिस वन मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद है मोल पर आएंगे तो डिवाइड करना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसके बाद यहाँ से ये हमने डिवाइड किया, उसके बाद हमें यहाँ आना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, 22.4। अब ये सबको कैलकुलेट कर देंगे, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो 0.56 लीटर, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस पे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये याद हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और उसके बाद है नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह के टॉपिक पर मैं आप लोग को और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।